नमस्ते स्टूडेंट, मैं वृशाली वड़गे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है भाषा की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने भाषा का स्वरूप और उसकी परिभाषाएं जानने का प्रयास किया। आज हम भाषा की विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहली विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक का अर्थ होता है पिता से पुत्र को मिलने वाली संपत्ति। जिस प्रकार पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, उस प्रकार भाषा के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो पिता की भाषा होती है वही पुत्र की भाषा हो, ऐसा नहीं होता है। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर किसी भारतीय बच्चे को 2 वर्ष की अवस्था में फ्रांस में पाला जाए तो वह बच्चा हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोलेगा और वो फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा हो जाएगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से कहीं भी बाहर रहकर बिना प्रयास किए हिंदी समझ और बोल लेता, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरी हमारी विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जन करना मतलब ग्रहण करना। मनुष्य समाजशील प्राणी है और समाज में रहकर ही वह भाषा सीखता है। जिस प्रकार भारतीय बच्चा फ्रांस में रहकर फ्रेंच सीखता है, क्योंकि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण था, इसने फ्रेंच भाषा का अर्जन किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है। अगली हमारी विशेषता है भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा अर्जित संपत्ति है, किंतु भाषा हम समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। इसीलिए भाषा पूर्णतः समाज पर निर्भर है। उसका विकास समाज में ही होता है। इसीलिए भाषा एक सामाजिक संस्था है। अकेले में व्यक्ति भाषा के माध्यम से सोच सकता है, लेकिन विचार प्रकट नहीं कर सकता। विचार प्रकट करने के लिए उसे समाज की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। अगली हमारी विशेषता है भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा ये परंपरा से चली आ रही है। व्यक्ति उसे समाज के माध्यम से सीख सकता है। कोई व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। और यदि कोई उसका जनक है तो वो है समाज, क्योंकि समाज ने ही भाषा को बनाया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगली हमारी विशेषता है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। जैसा कि कहा गया है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति जब उसका अर्जन करता है तो वो अनुकरण से करता है। इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि एक शिशु अपनी माँ के सामने होता है और उसकी माँ जो शब्द बोलती है वो उसको सीखने की कोशिश करता है। वो शिशु यह शब्द अनुकरण से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा का अर्जन मतलब भाषा हम कैसे सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है। अगली हमारी परिभाषा है भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण पर आधारित है। 2 व्यक्तियों की भाषा एक जैसी कभी नहीं होती। मनुष्य ये अनुकरण प्रिय प्राणी हैं। हर एक बात का अनुकरण मनुष्य करता है, लेकिन अनुकरण करने के लिए कई बातें ठीक होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अनुकरण ठीक तरह से नहीं कर पाता। हर अनुकरण में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, और इसीलिए इस परिवर्तन के कारण भाषा में बदलाव होता रहता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाषा ये चिर परिवर्तनशील है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगली हमारी परिभाषा है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। किसी वस्तु को बनाकर वो पूर्ण हो जाती है, उसका अंतिम स्वरूप होता है। देखिए, हम कोई वस्तु अगर बनानी शुरुआत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बनकर ख़त्म होती है, लेकिन
भाषा के विषय में हम ये बात नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक भाषा यहाँ पर शुरू हुई और वहाँ पर ख़त्म हो गई। नहीं, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, उसमें हमेशा परिवर्तन, अस्थैर्य दिखाई देता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अगली परिभाषा है कि प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है और उसी सीमा के भीतर उसका क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। उस सीमा के बाहर दूसरी भाषा का क्षेत्र शुरू हो जाता है। मतलब भाषा की एक क्षेत्र होता है, उसका एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंतर्गत वो भाषा बोली जाती है। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, मतलब उसका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये भाषाएं बोली जाती हैं। अगली परिभाषा है कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। जिस प्रकार भौगोलिक सीमा होती है उसी प्रकार भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। मतलब किसी एक निश्चित काल के अंतर्गत ही वो भाषा बोली जाती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि पहले पाली भाषा का काल था, उसके बाद प्राकृत का आया, फिर हिंदी का, अंग्रेज़ी का, ऐसे अलग अलग काल में वो भाषाएं बोली गई है। इसीलिए इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। उस सीमा के अंतर्गत, उस काल के अंतर्गत ही वो भाषा बोली गई है। उसके बाद हमारी विशेषता है, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। हर भाषा का एक ढांचा होता है, एक रचना होती है और उसी रचना के अंतर्गत वो भाषा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य आदि में किसी एक स्तर पर संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब हर एक भाषा एक स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। जैसे कि हम मराठी का ले सकते हैं, मराठी अलग प्रकार से लिखी जाती है, हिंदी अलग प्रकार से लिखी जाती है, अंग्रेज़ी अलग प्रकार से लिखी जाती है। तो हर एक की जो संरचना होती है, जो उसका जो ढांचा होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। हर एक भाषा स्वतंत्र होती है, ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। हर भाषा में ये बात स्पष्ट की जाती है कि मनुष्य ये जो है वो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। जैसे कि कोई भी शब्द हो, कोई भी भाषा हो, उसे किस प्रकार से सरल करके वो बोल सकता है, ये प्रयास मनुष्य करता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि श्रीनाथ है, श्रीधर है, श्रीकांत है, ये जो शब्द है ये बोलने में अगर कठिन जाते हैं तो लोग उसे सिर्फ श्री कह के भी बुला सकते हैं। तो वो उसे आसान करके बोलने का प्रयास करते हैं, उसे व्यक्त करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए इसके कारण यहाँ पर कहा गया है कि भाषा ये कठिनता से सरलता की ओर जाती हैं। अगली हमारी विशेषता है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। कहा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति पहले स्थूल भावों में हुई थी, इसीलिए सूक्ष्म भावों से विचार करने के लिए आज प्रयास होने लगे हैं। मतलब पहले भाषा स्थूल भाव में थी, लेकिन अब वो सूक्ष्म भावों में वो होने लगी है, उसका प्रयास होने लगा है और इसीलिए दिन पर दिन ये जो भाषा की स्थूलता है ये सूक्ष्मता की ओर आ रही है और इसीलिए यहाँ पर ये विशेषता दी गई है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। अगली हमारी विशेषता है कि भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। अब संयोग का अर्थ है मिला हुआ और वियोग का अर्थ है अलग हुआ। पहले भाषा संयोग अवस्था की ओर जाती थी, लेकिन अब भाषा वियोग अवस्था की ओर जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, राम गच्छति। तो राम गच्छति ये संस्कृत का शब्द है और ये संयोग अवस्था में है। गच्छति ये जो शब्द है ये जब वियोग अवस्था में आता है तो उसका हो जाता है राम जाता हैं। मतलब गच्छति का जाता और हैं
इस प्रकार के हो जाता है और इसीलिए ये वियोग अवस्था की और जाती है ये, और इसीलिए ये विशेषता यहाँ पर दी गई है कि भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं के माध्यम से भाषा किस प्रकार की है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, उस विशेषताओं के अंतर्गत हमें उसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत लेने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।